जय हिंद दोस्तों। स्क्रीन में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 1921 में किस टूर के दौरान गांधी जी ने अपने हेड को सेव कर लिया और धोती पहनाना स्टार्ट कर दिया ताकि ये पुअर्स के साथ आइडेंटिफाई हो पाए। ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा और साउथ इंडिया। ये क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न जब हमें पेपर में दिखते हैं और अगर हम इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट होता है आंसर करना। लेकिन जैसे ही आप थीम्स NCERT पढ़ोगे, यहाँ फिगर भी इन्होंने दिया है और बता रहे हैं ये कि गांधी जी जो चरखे के साथ जो इमेज है गांधी जी की, वो सबसे ज़्यादा अबाइडिंग इमेज हो गई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। 1921 में जब साउथ इंडिया के टूर के दौरान गांधी जी अपने हेड को सेव कर लेते हैं और लो एंड क्लॉथ पहनना शुरू करते हैं ताकि ये पुअर्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाएँ। साफ तौर से हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, साउथ इंडिया। हर साल ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली हमारी NCERT से आते हैं और उसी तरीके से हम इन्हें कवर भी करेंगे PYQs के साथ। सो स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो चैप्टर है हमारा थीम्स NCERT का, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसे हम कंप्लीट कवर करेंगे और सब कुछ PYQs के साथ। ये आप देख सकते हो इस तरीके से सारे टॉपिक वाइज PYQs हैं। यही चीज़ हम बैच में भी कवर करते हैं। यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स फ्रीली अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसमें एक जो टॉपिक है ये गांधीयन फेज, यानी आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी के ऊपर 70 से ज़्यादा PYQs पूछे गए हैं और ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो ये कि जिस तरीके से हम इटली के निर्माण में गैरीबाल्डी को जोड़ते हैं, इसी तरीके से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जॉर्ज वाशिंगटन को, और जब वियतनाम के फ्री स्ट्रगल यानी मूवमेंट की बात आती है तो हो ची मिन को जोड़ा जाता है। इसी तरीके से भारतीय इंडियन नेशन का फादर यानी भारतीय राष्ट्र का पितामह के रूप में हम गांधी जी को देखते हैं। गांधी जी का योगदान क्या है और किस तरीके से हम स्वतंत्रता संग्राम से उन्हें जोड़ते हैं, इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी जी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और रेवर्ड लीडर्स हैं जिन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया उनमें से। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं जैसे वाशिंगटन या हो ची मिन की जब हमने बात करी, सेम उसी तरह से गांधी जी का भी जो पॉलिटिकल करियर है ये सेव्ड था और कॉन्स्टेंट था उस समाज के साथ जिस समाज में वो रहते थे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके समाज के उस समय के सिचुएशन के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर जब राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा का विरोध किया, उस समय के समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उस समाज उस व्यवस्था के आधार पर ही होता है। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो भारत में गांधी जी की एक्टिविटीज़ थी, खास तौर से 1915 से लेकर जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं उससे लेकर 1948 के बीच, इन सारी एक्टिविटीज़ पर हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, 1915 में जनवरी के महीने में ये डेट होता है 9 जनवरी का। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने होमलैंड करीब 20 सालों के बाद आते हैं रेजिडेंस अब्रॉड, यानी बाहर। जैसा कि हमें पता है साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं, तो 20 सालों के बाद लगभग 1915 में लौटते हैं। ये जो ईयर्स हैं ये ज़्यादातर ये साउथ अफ्रीका में, जैसे मैंने बताया, इन सालों में जो 20 साल हैं ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में स्पेंड करते हैं और वहाँ ये लॉयर के रूप में जाते हैं। इसी के साथ ही बताया जाता है कि एक दादा अब्दुल्ला जी थे, उनके केस को फाइट करने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम समझें इसमें तो हिस्टोरियन है काफ़ी फेमस, चंद्रानन और देवानेसन इनका ये नाम है, और इन्होंने ये कहा कि जो साउथ अफ्रीका है ये था मेकिंग ऑफ द महात्मा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अब जो क्वेश्चन का नेचर है वो फैक्चुअल है, तो इसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि किस हिस्टोरियन के द्वारा ये रिमार्क किया गया कि जो साउथ अफ्रीका है ये मेकिंग ऑफ द महात्मा, यानी गांधी जी का जो विनिर्माण है महात्मा के तौर पर वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ। और ये बात सही भी है। अभी हम देखेंगे कि जो इंडिया में जिस तरीके से सत्याग्रह की हम बात कर लें या कोई और पीसफुल मूवमेंट की बात कर लें, इन सब की शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही शुरू कर दी थी। गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसे भी हम पढ़ते हैं तो यही बात समझते हैं कि बहुत सारे इनिशिएटिव जो साउथ अफ्रीका में लिए गए, उनके रिजल्ट के आधार पर गांधी जी ने यहाँ उन चीज़ों को आगे बढ़ाया।
ओके, तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की हमने बात करी, किस तरीके से नॉन वायलेंट के आधार पर, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के आधार पर भी जो सत्याग्रह आधारित है उन चीज़ों को भी गांधी जी के द्वारा बढ़ावा दिया गया और इसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से ही देखने को मिल रही थी। 1915 में जब गांधी जी वापस आते हैं तो ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं जब ये 1893 में भारत लेफ्ट कर रहे होते हैं तब। तो ये जो पीरियड है लगभग 22 सालों का, इन 22 सालों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं गांधी जी की विचारधारा में। ना हम अगर आगे समझे तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके जो ब्रांचेस है वो ज़्यादातर मेजर सिटीज़ और टाउन्स में थे। स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि और भी ज़्यादा मिडिल क्लास की जो अपीलिंग है वो कांग्रेस के साथ देखने को मिली। ये जो मूवमेंट है इसमें काफ़ी सारे लीडर्स, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी हैं महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल जी है बंगाल से और लाला लाजपत राय जी हैं पंजाब से, ये भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लाल पाल ट्रायो के रूप में देखते हैं। इसी के साथ ही बाकी लीडर्स भी, इवन जो लीडर्स मिलिटेंट ऑपोजिशन की बात करते हैं कॉलोनियल रूल में, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स देखने को मिलता है जो ये कहते हैं कि एक ग्रेजुअल और परवेजिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और यही एक सिग्निफिकेंस है जिस टाइम पे एक गुट जो था वो ये कह रहा था कि हमें तो आज़ादी छीन कर ही लेनी है, आज़ादी के लिए वायलेंट मीडियम ही अपनाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट की बात कर रहे हैं और सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, गोल सेम है बट जो तरीका है उस गोल को अचीव करने का वो अलग है। अब गांधी जी का जो पॉलिटिकल करियर है भारत में वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ शुरू होता है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी का बहुत अहम योगदान है गांधी जी के ऊपर। गोखले जी के ही एडवाइस पर गांधी जी 1 साल लगभग भारत में घूमने में बिताते हैं, भ्रमण में बिताते हैं। इससे गांधी जी को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो जीवन है उसके आधार पर बहुत सारी बातें पता चलती हैं। लेकिन जो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस होता है, यानी जनता के साथ जो मेल मिलाप होता है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के टाइम पर होता है, फरवरी 1916 में। ठीक है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ होता है, BHU में 1916 में। ये सवाल अभी UPSC CISF में पूछा गया कि गांधी जी का फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस भारत में किस शहर में देखने को मिला। तो आई होप आप काफ़ी इजीली से आंसर कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि बनारस में 1916 में, यानी BHU के इनॉग्रेशन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर महात्मा गांधी मेड फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया ऑन कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर 2 डिकेड्स। लगभग 20 सालों के बाद जब गांधी जी वापस लौटते हैं तो उनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ होता है। अब देखिए, ये हमने पढ़ा है तो बहुत आसानी से हम आंसर कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 1916 की ये बात है। सेम क्वेश्चन अगर आप देखो तो UPSC EPFO में पूछा गया है, वेयर डिड गांधी जी पुट हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो आंसर क्या है इसका, अगेन यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, CDS में भी पूछा गया है एक ही क्वेश्चन, तो इसे हमें समझना होगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनमें किसी तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। गोखले जी के बारे में CDS में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि 1911 में किन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें फ्री प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था काउंसिल में और उसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फ्रीली कंपलसरी बनाने की बात कही थी। ये गांधी जी की तस्वीर है, आप देख सकते हो। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कुछ इस तरीके से पोशाक थी इनकी, और 1908 में जोहान्सबर्ग की ये तस्वीर है। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया CDS में ही पूछा गया, आप देख सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आप रिवीजन जब करो तो आपके साथ हो, ठीक है, आपके नज़र के सामने हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आगे देखिए। अच्छा, इससे पढ़ने से पहले हमें आगे बहुत सारी बातें यहाँ पे समझनी है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो हमें ये समझना है कि काफ़ी सारे लीडर्स कांग्रेस के मौजूद थे जब BHU का इनॉग्रेशन हो रहा था तब, जिनमें एक और बहुत प्रमुख नाम है एनी बेसेंट का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही
इन डिग्नेटरीज के जब हम कंपैरिजन में देखते हैं तो गांधी जी उस टाइम पे रिलेटिवली अननोन ही थे, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो मास लेवल पर पहचान मिली थी, एनी बेसेंट जी को, बाकी लीडर्स को, बट गांधी जी तो साउथ अफ्रीका से आए ही हुए थे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इस कारण से गांधी जी की छवि उस टाइम पे रिलेटिवली अननोन थी। ओके, तो जब बात आती है गांधी जी के कहने की, तो गांधी जी बहुत सारे मुद्दों को रखते हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। ये बात कौन सी है? ये बात है ये BHU के इनॉग्रेशन की। उस टाइम पे जब गांधी जी के कहने की बात आती है तो गांधी जी ये बोलते हैं कि जो इंडिया का इलीट क्लास है ना, इनको लेबरिंग पुअर के बारे में कोई चिंता नहीं है। जो गरीब हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग है, उनके लिए इलीट क्लास कोई सहानुभूति नहीं रखता है। BHU के ओपनिंग में ही इन्होंने कहा कि ये सर्टेनली एक गॉर्जियस शो है, यानी एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट इसी के साथ ही ये इस चीज़ की भी चिंता रखते हैं कि ये एक कॉन्ट्रास्ट है, यानी एक डिफरेंस को दिखा रहा है। किस चीज़ के बीच? रिचली बेडरेक्ड नोबल मैन जो कि प्रेजेंट है, इसी के साथ ही मिलियंस ऑफ द पुअर, यानी एक तरफ तो वैसे लोग हैं जो सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिनके लिए एजुकेशन अफोर्ड करना आसान है, जिनके लिए हेल्थ अफोर्ड करना आसान है, बट दूसरी ओर एक काफ़ी बड़ी जनता है, मिलियंस ऑफ द पुअर हैं, जो काफ़ी गरीबी में अपना गुजर बसर कर रही हैं। तो गांधी जी के आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है भारत में उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बावजूद भी गांधी जी इस बेहतरीन स्थिति को समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस सोसाइटी में, ठीक है। अब इसमें अगर हम आगे समझें तो गांधी जी ने ये कहा कि जो प्रिविलेज इन्वाइटीज़ हैं, इनको कोई सेल्वेशन नहीं है, यानी इनको कोई मोक्ष नहीं मिलेगा अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्री मैन इन इंडिया। यानी जो आपकी ज्वेलरी हैं, अगर आप उन्हें निकाल कर जब तक अपने देश के लोगों में ना बांट दें, बाकी गरीबों में ना बांट दें, तब तक आपको सेल्वेशन नहीं मिलेगा। कोई स्पिरिट नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट का। और इसी तरीके की बातें गांधी जी कहते जाते हैं, और फिर ये एट द एंड कहते हैं कि हमारा जो सेल्वेशन है, यानी हमारा जो अल्टीमेट गोल है, वो केवल किसानों के थ्रू ही आ सकता है, ना ही लॉयर के थ्रू, ना ही डॉक्टर्स के थ्रू, ना ही रिच लैंडलॉर्ड्स के थ्रू, ठीक है। BHU के ओपनिंग एक ओकेजन था सेलिब्रेशन का, और इसमें बहुत सारी बातें थी, जिसमें यही बात है कि एक अडॉप्ट अ टोन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन गांधी जी चोज इंस्टीड ऑफ रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था BHU का इनॉग्रेशन, जिसमें गांधी जी सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय बहुत सारे चिंताजनक मुद्दों पर बात रखते हैं, जिसमें ये बात होती है कि हमारी जो जनता है उसमें से ज़्यादातर जनता अनरिप्रेजेंटेड है, गरीब हैं, वंचित हैं। उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? उन लोगों का जिम्मेवार कौन है? तो गांधी जी यही कहते हैं ना कि इंडियन इलीट क्लास है, बिकॉज ये लेबरिंग पुअर पर ध्यान नहीं देना चाहती हैं, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, तो इस पर गांधी जी ने बनारस में जो भाषण दिया फरवरी 1916 में, वो एक लेवल पे एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही था, जिसमें यह कहा गया कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक इलीट फिनोमिना है, एक क्रिएशन है लॉयर्स का, डॉक्टर्स का और लैंडलॉर्ड्स का। बहुत गहरी बात है। बेसिकली गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, वो इलीट क्लास का नेशनलिज्म है, वो पुअर मासेज का नेशनलिज्म नहीं है। इसमें किसको फ़ायदा है या इससे क्या हो रहा है? इससे लॉयर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स बन रहे हैं, बट इससे किसानों के बारे में कोई बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। अनदर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी था। ये फैक्ट तो है, ये बात सच है एज पर गांधी जी, बट ये एक इंटेंट है, एक इरादा भी है। तो फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ गांधी जी के खुद का डिज़ायर का, वो इंडियन नेशनलिज्म को और प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव बनाता है इंडियन पीपल एज अ होल का। यानी यही रीज़न है, बस यही रीज़न है कि गांधी जी को लीडर ऑफ मासेज कहा जाता है, क्योंकि मासेज की जो बातें हैं, जो मेन समस्या है, जो कि वन ऑफ द मेजर रीज़न पॉवर्टी है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं गांधी जी। अब आप समझो कि एक पर्सन जो दूसरे देश से आया है, वहाँ के कल्चर को भी कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट है, उन सब चीज़ों को छोड़कर वो एक गरीब जनता जिस अटायर को अडॉप्ट की है, उस चीज़ को अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो साफ तौर से दिखा रहा है कि उनकी जो मेंटलिटी है वो किस तरीके से आम जनता के साथ सिमिलर है, ठीक है। इसी तरीके से हम दिसंबर 1916 में देखते हैं कि एक किसान आते हैं चंपारण से, इनका नाम भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, आपको पता भी होगा। हम बात कर रहे हैं राजकुमार शुक्ला जी की, ठीक है।
तो ये आते हैं चंपारण बिहार से और गांधी जी को यही मैसेज देने आते हैं कि जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी अन्याय हो रहा है चंपारण में, तो कृपया आप हमारे साथ चलें। ठीक है, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम आते हैं सवालों पे। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी का जो सीवियर अच्छा ये क्वेश्चन अब आप पहले अटेम्प्ट करिए, हालांकि इस पे तो आंसर है बट मैं बाकी रिमूव कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके का और भी सवाल है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी का जो सीवियर क्रिटिसिज्म है कांग्रेस लीडरशिप को लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो किस पर आधारित था। पहला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी जिसमें वो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, इस पर आधारित था। दूसरा ये कांग्रेस ने ऑफिसेज एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट के अंदर, इस चीज़ को था, इस चीज़ को लेकर गांधी जी के अंदर नाराजगी थी। तीसरा ये कि कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग एन इलीट फिनोमिना, एक इलीट फिनोमिना है ये, यानी इलीट क्लास का ये स्ट्रगल है और इसमें जो वंचित समाज है उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को लेकर गांधी जी के द्वारा निंदा की गई। तो देखिए ये बात सच है कि गांधी जी ने जो मुख्य बात रखी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के टाइम पर, वो यही रखी कि जो हमारा नेशनलिज्म है वो इलीट क्लास का नेशनलिज्म है ना, ये हम साफ तौर से यहाँ पढ़ पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, इलीट क्लास के पास लेक ऑफ कंसर्न है फॉर लेबरिंग पुअर, इस तरीके से हम यहाँ पढ़ते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म वाला इलीट फिनोमिना। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बना है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं और अगर पढ़े भी हैं तो आपने ध्यान से इस विचारधारा को नहीं समझा है, तो आपको लगेगा कि हाँ कांग्रेस ने गवर्नमेंट को अपोज करा, इस चीज़ को भी लेकर गांधी जी ने बात कही ही होगी। कांग्रेस ऑफिसेज भी एक्सेप्ट कर ही रहे थे, हालांकि उस टाइम पे नहीं, बट बाद में आगे चलकर 1939 के आसपास जब इलेक्शंस हुए तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस एक्सेप्ट करे, तो उस चीज़ को लेकर भी हो सकती है बात, बट इनका कोई ताल्लुक नहीं है गांधी जी के भाषण से। ठीक है, आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, कंडेमनेशन किया गया इंडियन नेशनलिज्म का क्योंकि ये इलीट फिनोमिना लगा गांधी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस पे आंसर नहीं, अब आप ये ट्राई करिए। ओके, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है गांधी जी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग स्पीच को लेकर है। पहला ये कह रहे हैं कि वो इंडियन इलीट को चार्ज करते हैं, इलीट क्लास को, कि वो लेबरिंग पुअर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेक ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ही असर्टेड दैट आवर ओन सेल्वेशन कैन कम ओनली थ्रू द फार्मर्स, यानी हमारा जो सेल्वेशन है, यानी हमारा जो हायर गोल है वो किसानों के द्वारा ही आ सकता है, किसानों की सेवा करके ही आ सकता है। तीसरा ये कि जो अनटचेबल्स हैं उनकी समस्या, उनके प्लाइट को भी हाईलाइट किया गया गांधी जी के द्वारा। चौथा ये कि इन्होंने प्रॉमिस करा कि जो अहमदाबाद है इनके मील ओनर्स के कॉज को लेंगे, ये यानी अहमदाबाद के मील मजदूरों की बात को समझेंगे या उन पर विचार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है, उम्मीद है आपने इसको इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। बेसिकली यहाँ पे गांधी जी के ओपनिंग जो बात हुई ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ये तीसरा और चौथा बिल्कुल भी किसी भी तौर से शामिल नहीं है, तो आंसर 1 और 2 होगा बी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ये देखिए गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट क्लास विद अ लेक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर, यही लाइन है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा भी हम पढ़ रहे हैं कि जो सेल्वेशन है वो फार्मर से आएगा। कहाँ है ये बात, ये देखिए, आवर सेल्वेशन कैन ओनली टू कम थ्रू फार्मर। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये दोनों, क्योंकि मोस्टली लोग ऑल लगाएंगे बट ये ऑल गलत है, तो ये होती है बारीकियाँ। और इस तरीके से जब हम PYQs को पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो एग्ज़ाम में जो एक्यूरेसी है या बाकी सारी चीज़ें वो ही हमारा फुलफिल हो पाता है, अदरवाइज बुक सभी पढ़ रहे हैं, बट ये है तरीका। ठीक है, तो कंप्लीट बैच में भी हम ऐसे ही कवर करते हैं, यूट्यूब पर भी मैं जो क्लासेस लेता हूँ इसी तरीके से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की चर्चा करेंगे, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर जैसे मैंने बताया कि एक क्लास मैंने ऑलरेडी ली हुई है यूट्यूब पे, ये हमारी बैच की क्लास है। ठीक है, गांधीयन फेज को लेकर इस पे जितने PYQs है वो सारे मैंने फ्रीली यूट्यूब पे भी, ये वाला लेक्चर पर्टिकुलरली मैंने डाल दिया था। ठीक है, बैच से ही निकाल करके। अब देखिए अभी मैं ये फाइल इसमें मैंने अटैच कर दिया था कि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, जैसे आप नॉन कोऑपरेशन यहाँ सर्च करोगे फाइल में, नॉन कोऑपरेशन, हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद और भी हैं, हाँ, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये देखिए खेड़ा सत्याग्रह है, इसी के साथ ही जितने भी हैं खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर, चंपारण के ऊपर, या उसके अलावा और भी जो क्वेश्चन हैं, 3 कठिया कॉन्ट्रैक्ट क्या था, गांधी जी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, कांग्रेस का लखनऊ सेशन क्या हुआ, तो ये सारे PYQs एक जगह पे कवर्ड हैं। ओके, नाउ हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन की मेकिंग और अनमेकिंग को, यानी जो असहयोग आंदोलन है वो किस तरीके से इमर्ज होता है।
तो जैसा कि हमने चर्चा करी कि गांधी जी जो है वो 1917 में चंपारण में अपना समय बिता रहे होते हैं। वो पीजेंट्स की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेकर प्रयास कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो फ्रीडम होती है कि किसान खुद से अपनी मर्जी से फसलें लगा पाए, ना कि यूरोपियन प्लांटर उन्हें मजबूर करें कि आपको नील ही लगाना है, इंडिगो ही लगाना है। आपको पता होगा इंडिगो का जो प्लांटेशन है उसमें जो ज़मीनें हैं वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती हैं कुछ सालों के लिए। तो यही बात है कि फिर वो आज़ादी तो हो किसानों को एटलीस्ट कि वो अपनी मर्जी से फसल लगा पाए, ना कि उन्हें मजबूर किया जाए। ठीक है, अगले ही साल 1918 में हम देखते हैं कि गांधी जी 2 कैंपेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं गुजरात में ही, और हमें इनका नाम पता है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की बात की जा रही है। फर्स्टली ये अहमदाबाद में ही लेबर डिस्प्यूट में इंटरवीन करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स होते हैं, आपको पता होगा अहमदाबाद में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें से जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं उनका यही कहना होता है कि हमें बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर गांधी जी आवाज़ बुलंद करते हैं। उसके बाद वो खेड़ा में भी जुड़ते हैं, और खेड़ा के बारे में हमें पता है कि टैक्सेस जो है वो माफ़ नहीं किया जा रहा था, जबकि क्रॉप फेल्योर कर गया था। तो इस मुद्दे पर भी लेकर गांधी जी ने बात करी, और दोनों ही मुद्दों में डेफिनेटली गांधी जी को जीत ही देखने को मिली। हालांकि परसेंटेज अलग हो सकता है जीत का, बट जीत मिली। ओके, तो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो भी ये लोकलाइज्ड मुद्दे हैं, जैसे अगर हम बात करें चंपारण की, तो चंपारण का जो मुद्दा है वो बिहार से एसोसिएटेड है। इसी तरीके से जो अहमदाबाद या खेड़ा के जो मुद्दे हैं वो गुजरात से एसोसिएटेड है, बट स्टिल इन सभी मुद्दों के कारण गांधी जी को राष्ट्रीय पहचान मिली। ठीक है, ओके, तो इसके बाद 1990 में एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। जो रोलेट एक्ट है उसके बारे में आपने सुना होगा कि काला कानून कहा जाता था इसे। बिना कोई दलीलों के, ठीक है, और बिना कोई किसी अपील के किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता था। तो इसका भी गांधी जी के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, बिना कोई ट्रायल के जो डिटेंशन हो रही थी इसमें, और ये रोलेट के द्वारा देखने को मिल रहा था। इसमें गांधी जी ने एक कंट्री वाइड यानी राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चलाया रोलेट एक्ट के नाम पर। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कंट्री वाइड लेवल पर जो कैंपेन है वो गांधी जी ने पहला कौन सा चलाया। तो हमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग। रोलेट एक्ट के खिलाफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले के जो मुद्दे थे वो राज्य के स्तर पर सीमित थे। ठीक है, ओके, आगे तो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में हम देखते हैं जो भी शहर हैं उनमें भी दुकानें वगैरह बंद कर दी जाती हैं, स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बंद कॉल की रिस्पॉन्स के आधार पर ये देखने को मिल रहा था। जो प्रोटेस्ट है वो पंजाब में ज़्यादा भयावह रूप में देखने को मिले, जहाँ पे हमें पता ही है इस चीज़ के बारे में। वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वॉर एक्सपेक्टिंग टू बी रिवार्डेड फॉर देयर सर्विस। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं पंजाब से वो ब्रिटिश साइड से होकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी भागीदारी निभाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें उनके सर्विस के बदले में रिवार्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें पंजाब में ही रोलेट एक्ट का सामना करना पड़ता है। और रोलेट एक्ट, जैसा कि हमने ऑलरेडी कई बार इसे समझा है कि ये एक काला कानून है। इसमें बिना किसी ट्रायल के किसी को भी डिटेन किया जा सकता था, केवल शक के आधार पर। ठीक है, और इवन गांधी जी को डिटेन भी किया गया पंजाब में प्रोसीडिंग्स के दौरान, और भी बहुत सारे लोकल कांग्रेसमैन को अरेस्ट किया गया था। ये जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, और अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में अप्रैल 1919 में हम देखते हैं इस चीज़ को लेकर कि ओपन फायरिंग की जो अनाउंसमेंट है वो ब्रिटिश ब्रिगेडियर के द्वारा कर दी गई। उनका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो इसे ही हम देखते हैं कि 400 जो पीपल है वो वर किल्ड इन व्हाट इज़ नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो रोलेट सत्याग्रह है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज द रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी अ ट्रू नेशनलिस्ट लीडर। ठीक है, तो रोलेट सत्याग्रह के बाद ही नेशनलिस्ट लीडर के रूप में गांधी जी को पहचान मिलती है। आगे देखिए, इस सक्सेस के बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं कि हम ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें उनके सामान वगैरह खरीद रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ पे फ्लरिश कर पा रहे हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स को इंटरनली भी वीक करें, उन्हें सहयोग ना दें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं, तो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इन सम जो है वो ये कहा गया कि रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जितने भी ब्रिटिश सरकार के साथ हमारे वॉलंटरी एसोसिएशन यानी जो भी संबंध है उन सब का त्याग किया जाएगा। ठीक है, अब ये अभी पढ़ने के बाद तो बहुत आसान लग रहा, बट ये जब क्वेश्चन आया ना 2021 में, अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप बोलो इस क्वेश्चन को देखकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। कैसे? द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इवन ब्रैकेट तक भी आप देख सकते हो, जैसा कि है ना, ये देखिए इस लाइन से उठाए गए हैं। तभी मैं कहता हूँ लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन बाय लाइन का मतलब यही होता है।
तो अभी तो इसका आंसर हमारे सामने है, बट बहुत लोग इसे इस तरीके से भी देख रहे थे कि मे बी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उस टाइम पे भी रेनेसांस की बात की गई थी, क्विट इंडिया के मूवमेंट के टाइम पर भी। बट आप इस चीज़ को समझें कि जो भी वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी जो भी हम स्वैच्छिक तौर से संबंध रखे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, उस चीज़ का त्याग करेंगे हम तो वो होगा असहयोग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो गांधी जी की जो उम्मीदें हैं वो नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ खिलाफत के साथ जुड़ गई, और इसमें दो मेजर रिलीजन्स इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो इसमें गांधी जी का यही मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मेजर रिलीजन अगर साथ में आ जाए तो कॉलोनियल रूल को ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ये जो मूवमेंट है ये सर्टेनली एक पॉपुलर एक्शन के रूप में सर्ज, यानी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ सामने आता है। स्टूडेंट जो है वह स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेजेस वगैरह बंद कर देते हैं, जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट वगैरह जाना बंद करते हैं, और इसी के साथ जो वर्किंग क्लास है वो स्ट्राइक पर चली जाती हैं। बहुत सारे स्ट्राइक होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। जो कंट्री साइड है इनमें भी डिसकंटेंट था, यानी असंतोष था। जो हिल ट्राइब है नॉर्दर्न आंध्र के, उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को नहीं माना। बेसिकली हर वो चीज़ जो ब्रिटिशर से साथ जुड़ी हुई है उन चीज़ों का विरोध किया गया। ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है ये डिफाइंस में लोकल नेशनलिस्ट लीडर की, यानी जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के जो लीडरशिप है उन्हीं के नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही थी, यानी हमें नॉन कोऑपरेट करना है, सहयोग नहीं करना है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए खिलाफत मूवमेंट के ऊपर, ये देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, तो इन सब क्वेश्चन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि कौन से जो न्यूज़पेपर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम के कंसर्न को खिलाफत मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक वाइज PYQs हैं, इनमें काफ़ी एफर्ट लगता है, बट एट द एंड मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि हाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हैं जो तरीका रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन वीडियो लेक्चर से हेल्प मिलती होगी। अब बात रह गई अगर कोर्सेज की, तो CDS CAPF के लिए हमारी सूरवीर बैच है, और सिविल सर्विसेज के लिए हमारी समग्र बैच है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके रिगार्डिंग भी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट करके और डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।